सो इन केस ऑफ स्टेप अप एक्विजिशन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें जब एंट्री पास करनी है, इसमें आप एसेट्स लोगे, 2 लायबिलिटीज़ लोगे, ठीक है, 100% एक्वायरी कंपनी की सारी आप ले लोगे इसमें। 2 पीसी आप जो भी पे कर रहे हो उनको वो। 2 प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी होगी, मान लो अब आपने लिया 40% का शेयर, पहले आपके पास 30% का शेयर था, अभी 40% का शेयर लेने पर ही आप इसकी कंट्रोल आपके पास आया, तब आप अपनी एंट्री बुक्स में एंट्री करोगे डे 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंड AS 103 के अकॉर्डिंग। अब 30% का जो पहले से पड़ा हुआ था इसको आप कैरिंग अमाउंट में रिकॉर्ड करोगे। टू गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट, इसमें जो भी जब आप रीमेजर करोगे जो भी इसमें गेन होगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट को। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपकी क्या बन जाएंगी, पीसी का पार्ट। दैट मीन्स पीसी में हमने क्या लेना है, प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कि उसकी, मान लो आपने 1/4/24 को आपने परचेज़ किया, कंट्रोल लिया ये अपने हाथ में 30% का, तो 1/4/24 को मान लो 31/3/23 तक आपकी इसकी वैल्यू थी 6 लाख रुपए 30% शेयर की। अब 1/4/24 से इसकी वैल्यू हो जाती है 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे तो आप कितना लोगे, प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट को 6 लाख और गेन ऑन रीमेजरमेंट 2 लाख। दैट मीन्स आपकी जो पीसी का पार्ट बनेगा वो आपकी फेयर वैल्यू ही बनेगी जो उस दिन है। बट रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे इसको, प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट को कैरिंग अमाउंट में अलग से दिखाएंगे और गेन ऑन रीमेजरमेंट 2 लाख अलग से दिखाएंगे, जो कि बाद में आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, P&L में पास हो जाएगी। दैट इज़ गेन टू P&L आपका ये हो जाएगा 2 लाख। ये कहाँ चला जाएगा, एंट्री 2 लाख अलग से P&L में चली जाएगी। और यहाँ पे 2 NCI नीचे आपका आ जाएगा कितना परसेंट, जितना आपने शेयर नहीं लिया 30%, और जो भी इसका डिफरेंस होगा, डेबिट में आएगा तो गुडविल, अगर क्रेडिट आएगा तो 2 गेन ऑन परचेज। तो एक एंट्री आपकी ये बनेगी, एक एंट्री आपकी ये बनेगी, ठीक है। इसको आप अलग से दिखाओगे गेन ऑन प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट। अब बेसिकली क्या है, इसमें आप एक जो इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा और बेटर क्लियर हो जाएगा आपको ये कंसेप्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो स्टडी मटेरियल का। इसमें देखो वो क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2001 PQR ने 30% का शेयर्स था उसके पास, ठीक है, 8,000 करोड़ का। हाँ जी, देखिए अब इधर 1 अप्रैल को क्या था हमारे पास, 30% का शेयर था जो कि वैल्यू क्या थी 8,000 की, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखो, PQR अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट इन XYZ यूजिंग इक्विटी मेथड। ऑन 31 मार्च 22 PQR रिकॉग्नाइज्ड इट्स नेट शेयर। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि उसके बाद उसने रिकॉग्नाइज किया 31 मार्च 22 को। क्या हुआ है कि P&L जो उसका प्रॉफिट है, अब ये तो PQR की बुक्स की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में करा हुआ है, XYZ में। अब XYZ में क्या हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 700 का, एक्सचेंज डिफरेंस इन OCI 100 का, एंड रिवॉल्यूशन रिजर्व ऑफ PAP इन OCI 50 का। दैट मीन्स अब मुझे अपनी जो बुक्स में ये दिखानी पड़ेगी एंट्री, कितने से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, 850 से 2। अब ये जो मेरा इसमें दिया हुआ है P&L से पास करूँगी 700 रुपये, ठीक है। 2 एक्सचेंज डिफरेंस, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो आपका OCI में चला जाएगा 100 रुपीज़ से। 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आपका OCI में जाएगा 50 से। दैट मीन 850 से मेरी वैल्यू इंक्रीज़ होगी इन्वेस्टमेंट की। तो 31 मार्च 22 को मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 8850, ये मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब 1/4/22 को क्या हुआ, हमने बाकी का 70% भी परचेज़ कर लिया। अब अगर हम 1/4/22 की बात करते हैं, अब 1/4/22 को मेरे पास कितने की होगी इन्वेस्टमेंट, 8850 की, ठीक है। हमने 1/4/22 को क्या किया, 70% भी शेयर परचेज़ कर लिया, जो कि कितने में किया आपने 70% परचेज़, 25,000 का, ठीक है। टू प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 8850 कैरिंग अमाउंट में। एसेट्स आपने कितने के लिए, जो आपको दिए हुए हैं बुक्स में, 30,000 के, ठीक है। अब वो बोल रहा है प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट जो थी ना वो 9,000 उसकी फेयर वैल्यू है, बट मेरे पास तो 8850 है, मैं 8850 लूँगी, बाकी का कहाँ करूँगी, गेन ऑन रीमेजरमेंट 150 से, जो कि बाद में किससे पास कर देंगे एंट्री, P&L से, ठीक है। गेन ऑन रीमेजरमेंट 150 मेरे यहाँ पे पूरी अब ये जो पूरा सारा मेरा क्या बन गया, पीसी का पार्ट, ये सारा मेरा क्या बन जाएगा, पीसी का पार्ट। इसको कैरिंग अमाउंट में दिखाऊंगी और अलग से इसको दिखाऊंगी गेन ऑन रीमेजरमेंट, और ये सारा मेरा पीसी का पार्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कभी वो बोलता है खाली पीसी निकालो, तो पीसी में आप ये तीनों चीज़ें दोगे, ठीक है। और जर्नल एंट्री करो तो वो अलग अलग आप ऐसे इस तरह से दिखाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो डिफरेंस होगा वो गुडविल बन जाएगा। गुडविल कितना आएगा इस केस में, 4,000 रुपये,
ये तो हमारी होगी एंट्री डे 1 की। अब इसमें एक एंट्री और होएगी, क्या होएगी इसमें एंट्री और, कि जो आपने दिखाया हुआ अलग से OCI में 100 और 50 रुपये रिजर्व्स, ठीक है, उसको भी आपको कहाँ करना पड़ेगा, OCI को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, P&L में। OCI को डेबिट कर दोगे 150 से, अब इसको कहाँ लेकर जाओगे, P&L में। सॉरी, जो एक्सचेंज डिफरेंस का जो OCI है वो कहाँ जाएगा, P&L में, और जो रिवॉल्यूशन रिजर्व का OCI है वो कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में। तो आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस वाला है वो कितना है, 100 रुपीज़ का, और जो आपका दूसरा है रिवॉल्यूशन रिजर्व का वो है 50 का। तो आपका 50 वाला तो कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में, और ये P&L में कितना चला जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस का। तो इसकी एंट्री पर दोबारा देख लो, इसको अगर आप अलग से एंट्री करते हो तो OCI में हमारे 2 रिजर्व्स पड़े हैं, 100 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का। इसमें से एक चला जाएगा रिटेन अर्निंग्स में, रिवॉल्यूशन रिजर्व वाला, और दूसरा चला जाएगा 100 रुपीज़ का P&L में। तो आपको जो आंसर में इन्होंने क्या करा हुआ है, मर्ज एंट्री करी हुई है। हमने वही एंट्री करी 30,000 की गुडविल, सॉरी 30,000 की एसेट्स, 4,000 की गुडविल। अब इन्होंने भी 100 रुपये और 50 रुपये आपका डेबिट कर दिया बैलेंस। कैश हमने 25,000 दिखाया, 8850 की इन्वेस्टमेंट थी कैरिंग अमाउंट की। अब रिटेन अर्निंग्स में 50 चलेगा, और ये जो P&L है हमारा भी, तो P&L आ रहा था ना गेन ऑन रीमेजरमेंट 150 से, 150 प्लस 100 250, इन्होंने इकट्ठा दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से एंट्री होगी स्टेप अप एक्विजिशन की। नाउ लेट्स सी अबाउट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इन केस विदाउट कंसिडरेशन। अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, बिना पैसों के अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं, ये किस कब होता है, मान लो एक A कंपनी है और एक B कंपनी है, दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम इकट्ठे म्यूचुअल डिसाइड करते हैं कि हम इकट्ठे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बट अपने अपनी जगह पे रह के करेंगे, ठीक है, कोई एक दूसरे को खरीदेगा नहीं, बट हम डिसीजंस इकट्ठे लेंगे। जैसे कि बोर्ड मेंबर्स जो यहाँ पे हैं, जो बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे हैं, इकट्ठे मिलकर डिसीजंस लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक बिल्डिंग ली, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने डिसीजंस लेते हैं। मान लो इस कंपनी के 4 बोर्ड मेंबर आए और इस कंपनी के 6 बोर्ड मेंबर आए, तो उन्होंने इकट्ठा डिसाइड किया कि चलो हम इकट्ठे डिसीजंस लेंगे कंपनी को लेते हुए। तो इस केस में क्या होता है, बिजनेस तो कंबाइन हो रहा है, दैट मीन्स डिसीजंस ले रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस तो कंबाइन हो रहा है, दोनों अपना अपना, दोनों का जो नेचर है बिजनेस का करने का वो सेम ही है, बट डिसीजंस वो इकट्ठे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में बिजनेस कंबाइन हो रहा है बट विदाउट PC, मतलब कुछ पैसे नहीं दे रहे, बिना पैसे दिए लिए बिजनेस को कंबाइन किया जा रहा है सिर्फ डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो इस केस में एक्वायरर कौन होगा, एक्वायरी कौन होगा, इस केस में एक्वायरर वो होगा जिसके बोर्ड मेंबर्स ज़्यादा होंगे, जो बोर्ड मेंबर्स ज़्यादा लेके आएगा, ठीक है। अब B के पास ज़्यादा है तो एक्वायरर कौन है, B इस केस में, और एक्वायरी कौन है, A, ठीक है। तो इस केस में B एक्वायरर है, A एक्वायरी है, तो B अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वही एसेट्स टू लाइबिलिटीज़ किसकी, A कंपनी की, 100% एसेट लाइबिलिटी ले लेगा, टू PC टू NCI। PC तो इस केस में 0 रहेगा, तो सारा का सारा शेयर किस में चला जाएगा, NCI में, 100 का 100%, ठीक है। और बाकी का जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल या फिर गेन ऑन परचेज, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्वेश्चन में देते हैं आपको कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ A लिमिटेड इज़ 10 करोड़ एंड फेयर वैल्यू ऑफ A लिमिटेड, फेयर वैल्यू ऑफ A लिमिटेड मतलब A लिमिटेड की कंपनी की वैल्यू, A लिमिटेड की कंपनी के शेयर्स की वैल्यू, मान लो वो देता है 9 करोड़, दैट मीन्स 1 करोड़ क्या आ रहा है इसमें, गेन ऑन परचेज आ रहा है, ठीक है। तो आपका यही क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन विदाउट कंसिडरेशन। और एक और क्वेश्चन आप इसमें ले सकते हो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, A और B 2 कंपनी है, ठीक है। मान लो A कंपनी अपने 6 बोर्ड मेंबर्स लेके आती है, B कंपनी 4 बोर्ड मेंबर्स लेके आती है, तो इसमें A कौन होगा, एक्वायरर होगा, B कौन होगा, एक्वायरी होगा। तो A अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एसेट टू लाइबिलिटीज़ ऑफ B लिमिटेड। मान लो B की नेट एसेट्स हैं 10 करोड़ की, ठीक है, सॉरी 9 करोड़ की, 9 करोड़ की B की नेट एसेट्स हैं, टू आपका उसके बाद क्या आ जाएगा, टू PC टू NCI, PC तो 0 होगा इसमें NCI में फेयर वैल्यू ऑफ B लिमिटेड दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 करोड़। फेयर वैल्यू ऑफ B लिमिटेड का मतलब क्या है कि B लिमिटेड की शेयर्स की वैल्यू 10 करोड़, एसेट्स 9 करोड़ की, तो इसके इसमें क्या आएगा, गुडविल आएगा 1 करोड़ का। तो एक्वायरर कौन होगा, जिसके बोर्ड मेंबर्स ज़्यादा होंगे, तो जो बोर्ड मेंबर्स ज़्यादा लेके आएगा वो कौन होगा, आपका एक्वायरर होगा। दिस इज़ द केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन विदाउट कंसिडरेशन, इसमें PC आपका 0 होता है। इस कॉम्बिनेशन विदाउट कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं, डुअल लिस्टेड कॉम्बिनेशन। डुअल लिस्टेड कॉम्बिनेशन बोला जाता है कि जब 2 कंपनीज इकट्ठे मिलके डिसाइड करती हैं कि चलो बिजनेस करेंगे सिर्फ डिसीजंस लेने के लिए, PC वगैरह सब 0 होता है इस केस में, तो इसको क्या बोलते हैं, डुअल लिस्टेड कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिवर्स एक्विजिशन। अगर हम
रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, हम वो टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिवर्स एक्विजिशन इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखो होता क्या है कि एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड क्या करती है, बी लिमिटेड को एक्वायर करती है, ठीक है। बी लिमिटेड के पास 60 शेयर्स हैं, ए लिमिटेड के पास 100 शेयर्स हैं जो भी मार्केट में इशू हो रखी है। अब क्या है कि बी लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड ने पूरा 100% शेयर ए लिमिटेड का एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब ए लिमिटेड क्या करेगा, इसको पीसी पे करेगा। अब पीसी पे करते हुए मैंने आपको बताया था कि या तो कैश में पे कर सकते हो, एसेट दे सकते हो, कोई भी अपनी शेयर कैपिटल दे सकते हो, कोई भी आप इसमें डिबेंचर दे सकते हो, डेफर्ड कंसिडरेशन दे सकते हो, कंटिंजेंट कंसिडरेशन दे सकते हो, एसपीपी रिजर्व अगर कोई है तो उस पर पे होगा आपका पीसी, ठीक है। तो ये सब आपके फॉर्म्स होते हैं, या प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है प्लस इसके ऊपर जो गेन है रीमेजरमेंट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, वो सब आपका पीसी का पार्ट बनता है। अब ए जो है बी को अपनी कंपनी के शेयर्स देगा। अब जब वो शेयर्स देगा तो वो इस चीज़ का बहुत उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो शेयर्स दे रहा है ये ना हो कि वो इतने शेयर्स दे दे बी को कि जिससे कि बी ही उस कंपनी का ओनर बन जाए। जैसे कि अब ए ने मार्केट में शेयर्स दिए हुए हैं, 100 शेयर्स इशू किए हुए हैं। अब मान लो ए अगर बी को दे देता है 200 शेयर्स, दैट मीन टोटल अब ए की कंपनी के शेयर्स कितने हो गए, 300। दैट मीन्स ए जो है अपनी कंपनी के अब कितने शेयर्स दे रहा है बी को, 200 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइड बाई 300 इंटू 100। दैट मीन्स अब बी जो है उसकी कंपनी में 66% 6.67 शेयर होल्डिंग ले लेगा। तो इससे क्या हो गया, बी तो ओनर बन जाएगा उसकी कंपनी का। वैसे कहने को ए एक्वायरर है, ए खरीद रहा है। अब ए को थोड़ी सोच समझ के उसको शेयर कैपिटल इशू करने चाहिए अपनी कंपनी के, ताकि बी ओनर ना बन जाए। तो जिस केस में बी ओनर बन जाएगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल अब इस केस में देखो, मान लो ए ने अभी 100 शेयर्स इशू किए हुए हैं मार्केट में, बी ने 60 किए हुए हैं। अब ए को कुछ पे करना है कि वो कंपनी को अगर एक्वायर कर रहा है बी की कंपनी को, तो उसको कुछ पे करेगा। मान लो ए जो है शेयर्स इशू करता है, कहता है ठीक है बी आपके पास जितने भी शेयर है ना उसका मैं उसका 2.5 गुना आपको दूंगा। दैट मीन्स 2.5 इंटू 60 मैं आपको कितने शेयर्स इशू कर दूंगा, 150। मैं आपको 150 शेयर्स इशू कर दूंगा। अब ए का अगर हम देखें, ए की अभी 100 है, 150 और कर देगा, दैट मीन्स 250। मतलब कितना शेयर होल्डिंग दे रहा है बी को अपनी कंपनी में, 150 डिवाइड बाई 250, 60%। इससे तो क्या हो रहा है, बी ओनर बन रहा है, बी ओनर बन रहा है ए की कंपनी का। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए बिजनेस कॉम्बिनेशन का, आप हमेशा देखो कि जो बंदा एक्वायरर है और जो एक्वायरी है, जो एक्वायरर है वो बी को एक्वायरी को अपनी कंपनी के कितने शेयर्स दे रहा है, कि ये तो नहीं एक्वायरी ओनर ही बन रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। तो रिवर्स एक्विजिशन हम इस केस में देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो लीगल एक्वायरर की बात करते हैं। लीगल एक्वायरर कौन है, ए, और एक्वायरी कौन है, लीगल, बी। अब आपको पता लग गया कि हुआ क्या, वैसे तो ए एक्वायर कर रहा है बट ए जो है अपनी कंपनी के इतने शेयर्स दे रहा है बी को कि जिससे कि बी ओनर बन रहा है ए कंपनी का। अब तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्वायरर कौन है, बी, जिसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग की बुक्स में एक्वायरर कौन है, बी, और अकाउंटिंग की नॉलेज में एक्वायरी कौन है, ए, ठीक है। अब जो आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री करनी है वो किसके हिसाब से करनी है, जो आपका अकाउंटिंग वाला पॉइंट कह रहा है। लीगल को आप छोड़ दो, आप अकाउंटिंग की बात करो। अकाउंटिंग में एक्वायरर कौन आ रहा है, बी। तो हम बी करेगा अकाउंटिंग की, जैसे कि वही खरीद रहा है, ठीक है। वैसे एक्चुअली में तो ए खरीद रहा है बट हम रिवर्स एक्विजिशन के केस में किसकी बुक्स में करते हैं अकाउंटिंग, बी की बुक्स में। तो बी क्या अकाउंटिंग करेगा, एसेट्स लेगा ए के, लाइबिलिटीज़ लेगा ए के 100%, टू पीसी पे करेगा ए को, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, एनसीआई कभी भी नहीं होता, प्रैक्टिकली होता है बट आपके पास जितने भी स्टडी मैट में क्वेश्चन है उसमें इसमें एनसीआई आपको नहीं मिलेगा। इस केस में एनसीआई नहीं होता। तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा टू गेन ऑन परचेज या फिर गुडविल, वो आपका इसमें आ जाएगा। तो आपकी ये एंट्री रिकॉर्ड होगी किसकी बुक्स में, बी की बुक्स में। कौन सी डेट पे, Day 1 ऑफ एक्विजिशन पे, ठीक है। तो ये आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है बी की बुक्स में। और जब आप ऊपर CFS बनाओगे, अब ये तो आपकी SFS की उसमें आ जाएगा Day 1 में। जब CFS बनाओगे आप एट ईच ईयर एंड, तो ऊपर नाम क्या आएगा, अब ये तो पूरी मर्ज हो गई ना, A प्लस बी की हो गया। जब CFS बनेगा तो A प्लस बी बनेगा, तो ऊपर नाम क्या आएगा, किस कंपनी का नाम आएगा, ए कंपनी का, जो लीगल एक्वायरर है ए कंपनी का नाम आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अब बात आती है, एसेट्स तो आपने ए के ले लिए, लाइबिलिटीज़ ए की ले ली। पीसी की बात करते हैं। पीसी कैसे निकालना है, एनसीआई होता नहीं है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर्स होती हैं। अब पीसी देखो इस केस में कैसे निकलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। ए कंपनी के पास 100 शेयर्स थे,
बी कंपनी के पास 60 शेयर्स थे। ए ने बी को कहा ठीक है मैं आपको ख़रीद लेता हूँ, मैं आपको दूंगा 2.5 शेयर्स इंटू 60। ए कहता है पीसी पेड टू बी, जो ए पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है 150 शेयर्स। वो कहता है ठीक है मैं आपको 150 शेयर्स दे दूँगा। अब लिया तो नहीं, ठीक है, अब तो हम तो अकाउंटिंग बी की बुक्स की बात कर रहे हैं। अब बी की बात करो, बी कितना पीसी पे करेगा ए को। बी के पास जितने भी शेयर्स हैं दिस डिवाइडेड बाय जितना कंट्रोल वो ले रहा है ए की बुक्स में, कितना कंट्रोल ले रहा है 150 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, टोटल शेयर्स तो 250 हो जाएंगे ना, 60%। ठीक है, पीसी बी कितना पे करेगा, जितने शेयर्स उसके पास हैं। वो कभी भी आपको क्वेश्चन में देगा नहीं कि बी क्या पे कर रहा है, क्योंकि लीगली तो ए ही है अकाउंटिंग लीगली तो एक्वायरर ए है, बट अकाउंटिंग की बुक्स में एक्वायरर को ना बी है। तो इसलिए आपको कभी भी वो देगा नहीं, अकाउंटिंग तो आपने खुद करनी है, तो कभी भी आपको पीसी नहीं बताएगा कि बी कितना पे कर रहा है। तो बी अब इस केस में क्या पे कर रहा है, देखो हमें खुद निकालना पड़ेगा। बी की बुक्स में जो शेयर्स हैं दिस डिवाइड बाय पूरा कंट्रोल जितना वो ए की बुक्स में ले रहा है दिस, माइनस उसके पास अभी कितने शेयर्स हैं 60 इंटू, अब बी ने पे करना है ना, तो बी अपनी कंपनी के मतलब शेयर्स दे रहा है ए को, इंटू फेयर वैल्यू ऑफ बी की कंपनी का शेयर की वैल्यू। ठीक है, अब 60 डिवाइड बाय 60% करोगे तो 100 माइनस 60, मतलब वो 40 शेयर्स इशू करेगा ए को, इंटू बी की कंपनी के मान लो फेयर वैल्यू है शेयर, एक शेयर की 40, तो 1600 रुपये आपका पीसी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पीसी कौन पे कर रहा है, बी पे कर रहा है। ठीक है, किसको, ए को, तो बी मतलब अपनी कंपनी के शेयर दे रहा है ए को, तो अपनी कंपनी के उसकी फेयर वैल्यू और कितने शेयर्स देगा, जितने उसकी अभी एट प्रेजेंट है, डिवाइड बाय कितना कंट्रोल लिया, माइनस कितने हैं, तो मतलब जितने बचे वो ए को वो इशू कर देगा, तो ये आपका पीसी बन जाएगा। पीसी आपका आ गया, एसेट्स लायबिलिटी आप उसकी ले लोगे ए की। ठीक है, गुडविल और कैपिटल गेन ऑन परचेज आपका उसमें आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। और CFS जो आप बनाओगे एट ईच ईयर एंड, तो उसमें ऊपर नाम किसका आएगा, लीगल एक्वायर का ही नाम आता है। ठीक है, और नीचे जो शेयर्स आएंगे, जो आप शेयर्स इशू दिखाओगे वो कितने दिखाओगे 100 + 150, वो आप ये दिखाओगे जो एक्चुअली में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन होगा। सारा कुछ सेम होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में दिया होगा ए एक्वायरर है, पर जब आप देखोगे इन डेप्थ में जाओगे तो आपको पता लगेगा बी एक्वायरर है, तो आप बी की बुक्स के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे, मतलब एसेट लायबिलिटी ए की लोगे और पीसी आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन चेंज होता है रिवर्स एक्विजिशन के केस में। ठीक है, अब जो इस केस में ये एंट्री हो जाने के बाद जो CFS होगा, जो आप एंट्री करोगे एसेट लायबिलिटी टू पीसी, ठीक है, गुडविल कैप गेन परचेज आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। उसके बाद जो CFS बनेगा एट ईच ईयर एंड, वो भी कौन बनाएगा, बी ही बनाएगा। बी अपनी बुक्स की सारी कैरिंग अमाउंट में ले लेगा एसेट्स, और इस एंट्री का इफेक्ट ले लेगा जो हम करते हैं एसेट टू लायबिलिटीज ऑफ ए। ठीक है, टू पीसी टू गेन जो भी आपका आता है गुडविल वाला। ठीक है, वो आपका CFS बन जाएगा इसमें, बट ऊपर नाम किसका आएगा, ए कंपनी का नाम आएगा, और नीचे इशू शेयर्स में भी क्या आ जाएगा 100 और 150 ए कंपनी को, जो शुरू में हमने किए थे। ठीक है जी, CFS बनाएगा कौन, बी बनाएगा अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, मतलब एसेट्स अपनी बुक्स की लेगा और इस एंट्री का इफेक्ट ले लेगा। इन नटशेल दो चीज़ें हैं, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपकी एंट्री क्या होती है, एसेट टू लायबिलिटी टू NCI, उसमें इसमें PC क्या होता है, 0 होता है। बट अगर आपका रिवर्स एक्विजिशन वाला केस है तो इस केस में एसेट टू लायबिलिटी टू NCI टू PC तो होगा इस केस में, बट NCI आपका 0 होता है। रिवर्स एक्विजिशन में NCI 0 होता है, और आपका जब विदाउट कंसिडरेशन होती है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन, उस केस में आपका PC 0 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि रिवर्स एक्विजिशन होता कब है, फॉर एग्जांपल एक ए कंपनी है, ठीक है, जो कि लिस्टेड कंपनी है, मान लो स्मॉल कंपनी है बट लिस्टेड है, और एक बी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है बट अनलिस्टेड है। ठीक है, बड़ी कंपनी है बट अनलिस्टेड है, तो बी कंपनी को क्या कहती है कि ठीक है आप मुझे ख़रीद लो, ये कहता है ठीक है आप बड़ी कंपनी हो मैं आपको ख़रीद लेता हूँ, बट बी कहता है कि आप इस तरीके से ख़रीदना कि बाद में कंट्रोल मेरा ही आ जाए आपकी कंपनी में। ठीक है, ये कहता है ठीक है मैं आपको ख़रीद लेता हूँ, बट उससे क्या होगा कि कंट्रोल आपका आ जाए, मतलब मैं आपको PC जो पे करूँगा ना, मैं आपको इक्विटी शेयर्स में पे कर दूँगा, कि आपको अपनी कंपनी के इतने शेयर्स दे दूँगा कि कंट्रोल आपका ही आ जाए। ठीक है, या तो मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर्स आपको दे दूँगा, या फिर इतने शेयर्स दे दूँगा कि कंट्रोल पूरा का पूरा आपके पास, आपके हाथ में आ जाएगा। तो कहता है ओके, कहने को तो ए ने बी को ख़रीदा, ए ने बी को ख़रीदा, बट ए ने बी को ख़रीदते हुए एक चालाकी करी कि उसने अपने कंपनी के इतने शेयर्स इशू कर दिए बी को कि जिससे कि बी का कंट्रोल हो गया उस कंपनी पे। तो दैट मीन्स बी आपका क्या बन जाएगा इस केस में, अकाउंटिंग एक्वायरर, और ए क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग एक्वायरी। तो सारी एंट्री बी के हिसाब से चलेगी आपकी। उसके बाद आप इसमें क्या फ़ायदा क्या होगा इसको, जब एक लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड को ख़रीद लेती है तो अनलिस्टेड कंपनी भी ऑटोमेटिक लिस्टेड बन जाती है।
तो बी का फ़ायदा होगा कि वो लिस्टेड हो गई, और ए के साथ ए ने अगर उसको खरीदा तो बी का फ़ायदा हो जाएगा कि वो लिस्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। प्रैक्टिकली में इस तरीके से होता है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विथ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉमन कंट्रोल। ठीक है, कॉमन कंट्रोल में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। पहला केस देखो, अब इसमें अगर एक कंपनी है, ए कंपनी क्या है, बी और सी को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर बी कंपनी सी को खरीद लेती है, बी ने सी को खरीद लिया, मतलब अब बी और सी इकट्ठे हो गए, तो ए कंपनी तो अभी भी बी को ही कंट्रोल कर रही है। ए कंपनी तो बी को कंट्रोल करेगी। अब बी ने सी को भी खरीद लिया, तो ए कंपनी पहले भी सी को कंट्रोल कर रही थी, अब इनडायरेक्ट वे में ए अब भी सी को कंट्रोल कर रही है। मतलब ए जो है पहले भी कंट्रोल कर रही थी सी को, अब भी कर रही है, क्योंकि अब बी के पास आ गया है। ठीक है, तो ए बी को भी कंट्रोल कर रही है। तो ये क्या है, कॉमन कंट्रोल का केस है, जिसमें क्या है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और कुछ नहीं है, कोई बाहर से कंपनी नहीं है, कुछ नहीं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है सिंपल। पहले एक कंपनी बी और सी को कंट्रोल कर रही थी, अब एक कंपनी बी को कंट्रोल कर रही है, और इनडायरेक्ट वे में सी को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि सी अब बी के पास ही आ गया है। ठीक है, तो इस कॉमन कंट्रोल के केस में आप क्या करते हो, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से हम लगाते हैं इसमें अकाउंटिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या कहता है, आपने वही करना है। बी इस केस में क्या होएगा आपका एक्वायरर, सी क्या होएगा एक्वायरी। कॉमन कंट्रोल हमें कैसे पता चला, ए को देखते हुए, तो ए का तो कोई रोल ही नहीं है बीच में। एक्वायरर कौन है, बी, एक्वायरी कौन है, सी, जिसमें से हम ट्रांसफर ही बोलते हैं। ट्रांसफर ही बोलेंगे बी को, क्योंकि इसके पास आ रही है, और ट्रांसफरर बोलेंगे जो ट्रांसफ़र हो रहा है, सी। ठीक है, अब इसमें देखो आप बी की बुक्स में क्या आपकी एंट्री होगी, डे 1 पे एसेट्स ले लेगा सी के सारे, ये लाइबिलिटीज़ ले लेगा सी की। अब इसमें चेंज किया है, ये रिजर्व्स भी ले लेगा सी की, क्योंकि पूरी कंपनी आ रही है ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, तो रिजर्व्स भी सारी ले लेगा ये। ठीक है, और किस पे लेगा, ये लेगा बुक वैल्यू पे, नॉट ऑन फेयर वैल्यू। इसमें चेंज क्या हुआ है आपका कि ये बुक वैल्यू पे लेगा। ठीक है, 2 पीसी, जो भी ये पीसी पे कर रहा है वो आपका आ जाएगा इसमें। पीसी में आपका कभी भी लाइबिलिटी नहीं आती, बाकी सब कुछ आ जाता है, और आपका एसेट लाइबिलिटी में इसमें रिजर्व्स भी आ रहे हैं, जो वहाँ पे आपके नहीं आते। जब आप एक्विजिशन वाली एंट्री करते हो उसमें रिजर्व से इक्विटी नहीं आता ना, बट इसमें रिजर्व्स भी आ रहे हैं और इसमें बुक वैल्यू भी आ रहा है। तो ये हमारी 2 पॉइंट्स जो हैं चेंज है इसमें कॉमन कंट्रोल के केस में, कि रिजर्व्स भी आएंगे और बुक वैल्यू भी आएंगे। ठीक है, पीसी आ गया। अब इस केस में एनसीआई कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा का पूरा ही आप हैंड ओवर ले रहे हो। और इसमें क्या होता है, गुडविल नहीं आती, और इसमें हम क्या बोलेंगे, गेन ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या फिर लॉस ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि किस में चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में, जो कि बैलेंस कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। अगर तो गेन हो रहा है तो क्रेडिट बैलेंस में, अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट बैलेंस में। इसमें गुडविल नहीं आती। तो 3 चीज़ें चेंज हो रही हैं इसमें, एक तो आपका बुक वैल्यू पे आएंगी, एक रिजर्व्स आएगा, और एक आपका ही जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा, गेन या लॉस ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और 4th पॉइंट क्या है कि इसमें एनसीआई कुछ नहीं होता। तो ये आपका कॉमन कंट्रोल में चेंज आता है। अदर देन अगर आप एक्विजिशन करते हो, अगर कॉमन कंट्रोल कर रहे हो, तो ये 4 चीज़ों का चेंज है कि बुक वैल्यू पे होगा, रिजर्व्स भी आएंगे, और जो आपका एनसीआई इसमें नहीं होता, और एनसीआई नहीं होता, और गेन और लॉस ऑन परचेज वो होता है रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, और उसके बाद आप ये एंट्री पास कर लोगे। उसके बाद बी जो है अपनी बुक्स में जब सीएफएस बनाएगा, तो अपनी बी अपनी एसेट्स ले लेगा कैरिंग अमाउंट पर जो उसकी बुक्स में है, और बाकी ये सारा ले लेगा जो वो सी से ले रहा है, तो इस एंट्री को वो अकाउंट फॉर कर लेगा। ठीक है, सीएफएस में। कॉमन कंट्रोल के केस में आपकी एंट्री क्या जाएगी, एसेट्स ऑफ सी कंपनी, ठीक है, टू लाइबिलिटीज़ ऑफ सी कंपनी, टू रिजर्व्स ऑफ सी कंपनी, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे लोगे आप। ठीक है, इस केस में आपका डीटी या डीटीएल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा डीटी डीटीएल, क्योंकि फेयर वैल्यू ले ही नहीं रहे हम, बुक वैल्यू ले रहे हैं। तो एक चेंज आपका ये हो गया कि बुक वैल्यू लेनी है, दूसरी चेंज हो गया कि रिजर्व्स लेने हैं। 2 पीसी जैसे आप वहाँ निकालते हो उसमें सब कुछ ले लेते हैं एक्सेप्ट लाइबिलिटीज़, और उसके बाद आपका इसमें एनसीआई क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो एक चेंज आपका ये है कि इसमें एनसीआई आपका 0 होगा, क्योंकि पूरी कंपनी आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, एनसीआई 0 होगा, रिजर्व्स ले लेंगे, बुक वैल्यू पढ़ लेंगे सब कुछ, और इसमें जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएंगी वो क्या आएंगे, गेन ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या फिर लॉस ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, और ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अगर गेन है तो क्रेडिट बैलेंस में, अगर लॉस है तो कैपिटल रिजर्व की डेबिट बैलेंस में। एक चेंज ये है। तो 4 चेंजेस हैं जो बेसिकली हैं कि बुक वैल्यू पे लोगे, बुक वैल्यू पे लेते हो डी कुछ नहीं बनेगा, और आपका एनसीआई 0 होता है, गेन और लॉस आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, और आपका इसमें रिजर्व भी आएगा जो आप दूसरी कंपनी का लोगे। ठीक है, जो वैसे आप नहीं लेते हो एक्विजिशन के टाइम पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ मर्जर जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जब 2 कंपनीज मर्ज होकर एक कंपनी बन जाती हैं तब हम बोलते हैं मर्जर। अब मर्जर किस तरीके से, हमारे इसमें हमने 3 केसेस पढ़े हैं अभी तक। एक होता है सिंपल बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्विजिशन मेथड के हिसाब से,
एक आपने पढ़ा है रिवर्स एक्विजिशन, एंड थर्ड आपने पढ़ा हुआ है कि कॉमन कंट्रोल के हिसाब से, जिसमें हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से हमारी बिजनेस कॉम्बिनेशन होती है। और मर्जर कब बोलेंगे, जब 2 कंपनीज, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि एक कंपनी दूसरी को एक्वायर कर रही है, मतलब कोई तीसरी कंपनी जनरेट नहीं हो रही, 2 ही कंपनीज आपस में एक दूसरे को मतलब ले रही हैं। बट इस केस में क्या है कि मर्जर कब होगा, जब 3 कंपनीज की बात होगी, मतलब एक ए कंपनी एक बी कंपनी दोनों मिलके भी बना रही हैं। ठीक है, तो इस केस में आप ही मर्जर आता है। अगर ए कंपनी बी को परचेज़ कर लेती है, चाहे वो एक्विजिशन में करे, चाहे रिवर्स में करे, चाहे कॉमन कंट्रोल में ले ले, ठीक है, तब तो क्या है, कॉमन कंट्रोल इस केस में कब होगा कि एक थर्ड पार्टी इन दोनों को कंट्रोल कर रही है। वो पहले भी इसको कर रही थी, अब जब इसके साथ आ गई तो तब भी कंट्रोल करेगी इंडायरेक्ट वे में। जब 2 कंपनीज की बात होती है सिंपल एक्विजिशन चलती है, बट जब 3 कंपनीज की बात आती है तब होता है मर्जर। ठीक है, मर्जर भी आपका वही 3 मेथड्स के साथ होगा कि या तो सिंपल एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो आप वही एंट्री करोगे अपनी बुक्स में, एसेट टू लाइबिलिटीज़ टू पीसी, जो भी पीसी पे कर रहे हो, टू, उसके बाद आपका क्या आता है इसमें एनसीआई। ठीक है, मर्जर अगर 2 कंपनीज, और इसमें एनसीआई नहीं होगा क्योंकि 2 कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, पूरी की पूरी मर्ज हो रही हैं। ठीक है, और बाकी का जो आपका इसमें बचा गेन ऑन परचेज और या फिर गुडविल। ठीक है, एसेट लाइबिलिटी किस में जाएगा, फेयर वैल्यू में, पीसी में सब कुछ आ जाएगा, कैश, शेयर कैपिटल, डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन, एसवीपी भी रिजर्व अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, या फिर प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद उसके गेन ऑन रीमेजरमेंट उसके अंदर। ठीक है, वो सब आपका इसमें आ जाएगा अगर सिंपल एक्विजिशन की बात होती है। इसमें हम रिजर्व्स नहीं लेते। ठीक है, और आपका अगर इसकी बात करते हैं हम रिवर्स एक्विजिशन की, तो इसमें भी आपका यही चलेगा, यही सेम एंट्री आपकी हो जाएगी। रिवर्स एक्विजिशन में भी एनसीआई नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉमन कंट्रोल की, उसमें आपकी एंट्री चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एसेट टू लाइबिलिटी टू रिजर्व भी आ जाएगा। किस वैल्यू पे आएगा, बुक वैल्यू पे आएगा, टू पीसी, जो पीसी आप पे कर रहे हो, इस केस में भी एनसीआई नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, और आपका जो भी डिफरेंस होगा इसमें कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, दैट मीन्स गेन और लॉस ऑन परचेज। ठीक है, उन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, गेन ऑन लॉस और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इसमें कैपिटल रिजर्व में। इसमें आपके वही 3 चेंजेस चेंज हो रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस जाएगा, रिजर्व्स इसमें लोगे और बुक वैल्यू पे, यहाँ फेयर वैल्यू पे होता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी ये चीज़ है। अब बात आती है पीसी की। कई बार क्वेश्चन में ना पीसी दिया नहीं होता, तो पीसी बेसिकली हम क्या पे करेंगे, जितनी आप चीज़ें ले रहे हो, तो जो भी आप नेट एसेट्स ले रहे हो उनसे, वही आपका पीसी बन जाएगा अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन। ठीक है, तो वही आपका पीसी हो जाएगा डिवाइड बाय फेयर। अगर आपको दी हुई है वैल्यू ऑफ, अगर शेयर्स में दे रहे हैं पीसी हम, और आपको वैल्यू ऑफ 1 शेयर दिया हुआ है, तो मतलब कितने शेयर्स इशू करने हैं आपको पता चल जाएगा वो। ठीक है, और जो रिवर्स एक्विजिशन में जब आप निकालते हो पीसी, डीम्ड पीसी जिसको हम बोलते हैं, तो कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ शेयर्स जितने हमारा अकाउंटिंग एक्वायरर ले रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स उसकी बुक्स में जितने हैं, डिवाइडेड बाय कितना उसने कंट्रोल परसेंटेज लिया है, मान लो 60% लिया, माइनस नंबर ऑफ शेयर्स जितने उसके पास एग्जिस्टिंग है जो आपने यहाँ पे लिए वही। ठीक है, इनटू फेयर वैल्यू उसकी बुक्स में, उसकी बुक्स की फेयर वैल्यू कितनी है शेयर्स की। अगर फेयर वैल्यू उसकी पूरी आपको बिजनेस की पता है, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू पता है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेयर वैल्यू पूरी आपको उसकी कंपनी की फेयर वैल्यू पता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जितने उसकी हैं, आपको फेयर वैल्यू 1 शेयर की पता चल जाएगी इससे। ठीक है, तो पीसी क्या होता है, बेसिकली जो भी आप नेट एसेट लाइबिलिटीज़ ले रहे हो, जब 2 कंपनीज मिलकर तीसरी कंपनी बनाते हैं तब मर्जर का केस आता है, और हम वही तीनों डिटेल्स में लेंगे, कॉमन कंट्रोल वाली, सिंपल एक्विजिशन या रिवर्स एक्विजिशन। नाउ नेक्स्ट इज द केस ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर से नेम पता चल रहा है कि डीमर्ज हो रही है कंपनी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी, उसके पास 2 डिवीज़न थे, एक लैपटॉप का था, एक मोबाइल का डिवीज़न था। अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं मोबाइल का डिवीज़न दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर देता हूँ, एक न्यू कंपनी बनाता हूँ, उसका हम नाम रख देते हैं कुछ भी, एम के नाम से नाम रख देते हैं कि मैं इस कंपनी में शिफ्ट कर दूँगा मोबाइल को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्वायरर ये हो जाएगा, एक्वायरी कौन होगा, ए। ठीक है, तो एक्वायरर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एसेट्स ऑफ एक्वायरी टू लाइबिलिटीज़ ऑफ एक्वायरी टू जितना भी वो पीसी पे करेगा। ठीक है, एनसीआई कुछ नहीं होगा कि पूरा का पूरा ये आपका मोबाइल का डिवीजन जा रहा है, और एसेट एंड लाइबिलिटीज़ वो किसके लेगा, सिर्फ मोबाइल डिवीजन वाले लैब, मतलब एक कंपनी में दोनों की है ना, तो एसेट लाइबिलिटी सिर्फ मोबाइल डिवीजन वाले लेगा, और पीसी वो किसको पे करेगा, मोबाइल डिवीजन के शेयर होल्डर्स को। क्या मान लो शेयर कैपिटल के रूप में दे रहा है, तो मोबाइल डिवीजन के शेयर होल्डर्स को पैसे दे देगा, क्या देगा, अपनी कंपनी के शेयर्स दे देगा। ठीक है, इनके शेयर होल्डर्स को ही इनकी कंपनी के शेयर्स मिल गए, एम कंपनी के, टू पीसी, टू आपका जो भी डिफरेंस आएगा गुडविल या फिर गेन ऑन परचेज आ जाएगा। तो ये आपका केस कौन सा है, कॉमन कंट्रोल वाला। कैसे कॉमन कंट्रोल वाला है, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी ओनर कौन है, ए है, और एम कंपनी का भी ओनर कौन है, ए है। ये अपनी ही कंपनी का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी ना, अपनी ही कंपनी को तोड़ के दूसरी कंपनी बना रहे हैं हम।
तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला फॉर्म केस हो गया। तो इस केस में एसेट और लायबिलिटी किस पे लोगे आप, बुक वैल्यू पे लोगे। इसमें रिजर्व्स नहीं लोगे क्योंकि रिजर्व्स पूरी कंपनी के इकट्ठे होते हैं। तो रिजर्व्स ए अपने पास ही रखेगा, सिर्फ क्या देगा, एसेट लायबिलिटीज़ देगा मोबाइल डिवीजन वाले, ठीक है। और ये पीसी पे कर देंगे मोबाइल कंपनी के शेयर होल्डर्स को, अपनी कंपनी के शेयर देंगे एएम, ठीक है। एएम अपनी कंपनी के शेयर देगा और आपका बाकी का गेन परचेज आ जाएगा इसमें, गुडविल और गेन ऑन परचेज में, ठीक है। नहीं सॉरी, कॉमन कंट्रोल में तो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाओ इसमें कि अब अगर हम डीम मर्जर के केस में एक्वायरी कंपनी की बुक्स में देखें, एक्वायरी मतलब इसमें ए कंपनी थी, एक्वायरी वो अपनी बुक्स में क्या करेगी, लायबिलिटीज़ टू एसेट जो उसने ट्रांसफ़र करा बुक वैल्यू पे मोबाइल डिवीजन वाला, और बाकी का डिफरेंस आपका आ जाएगा गेन या लॉस ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब इसमें देखो एसेट लायबिलिटी गई है, पीसी तो उन्होंने किसको पे किया है, मोबाइल डिवीजन के शेयर होल्डर को, और अपनी कंपनी के शेयर दिए हैं। तो यहाँ पे इनका तो कुछ मिला ही नहीं, इनको एक कंपनी का तो कोई लिंक ही नहीं है उसमें, सिर्फ लायबिलिटी और एसेट ही आपका हो जाएगा। लायबिलिटी खत्म होगी, एसेट खत्म हो गए, तो बाकी का डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, गेन और परचेज में, ठीक है। गेन और लॉस ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अगर कॉमन कंट्रोल होता है बुक वैल्यू पे लगती है, और इसमें रिजर्व्स नहीं लोगे क्योंकि डीमर्ज का केस है, ठीक है। अगर ये आपका सिंपल केस होता है, मान लो एक ए कंपनी है, अब मान लो ए कंपनी ने अपना मोबाइल और लैपटॉप का डिवीजन है, उसने लैपटॉप का डिवीजन ट्रांसफ़र कर दिया बी को, मतलब किसी और कंपनी को, आउटसाइडर पार्टी को, तो सिंपल आपका एक्विजिशन का केस हो गया। तो ये एक्वायरर हो गया, ये एक्वायरी हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसेट्स ऑफ ए ले लेगा, टू लायबिलिटीज़ ऑफ ए ले लेगा, कौन से डिवीजन वाले, सिर्फ लैपटॉप के, टू पीसी जो भी पीसी वो पे कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद टू गुडविल या गेन ऑन परचेज आ जाएगा, सिंपल जैसे आप एंट्रीज करते हो। मतलब आपको मेनली इसमें क्या है, वही चीज़ है, तीन ही केस बनेंगे, रिवर्स एक्विजिशन, सिंपल एक्विजिशन या कॉमन कंट्रोल, ठीक है। तीनों चीज़ें चलेंगी, बस आपने ये देखना है कि आपका है क्या, मर्जर है, डीमर्जर है, सिंपल है, तो उसमें आपने बस ये निकालना है कि एक्वायरर कौन है, एक्वायरी कौन है, ठीक है। और सिर्फ कॉमन कंट्रोल में फ़र्क क्या होता है कि हम बुक वैल्यू पे लेते हैं एसेट और लायबिलिटीज़, क्योंकि हमारी अपनी कंपनी होती है, कॉमन ही कंट्रोल हो रहा है तो बुक वैल्यू पे ले लेते हैं, फेयर वैल्यू की बात नहीं करते, ठीक है। और कॉमन कंट्रोल अगर डीमर्जर वाला है तो रिवर्स रिजर्व्स भी नहीं लेंगे, बट अगर डीमर्जर के अलावा है तो रिजर्व्स भी लोगे, और इसमें जो डिफरेंस जाएगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर है जी। और एनसीआई कब नहीं आएगा, जब पूरा का पूरा ले लेते हैं, जैसे कि रिवर्स एक्विजिशन है तो एनसीआई, सॉरी जैसे कि आपका कॉमन कंट्रोल है तो एनसीआई नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से चलता है ये, कॉमन कंट्रोल है एनसीआई नहीं आएगा, रिवर्स एक्विजिशन है तो एनसीआई नहीं आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट ऑपरेशन की। जॉइंट ऑपरेशन बेसिकली क्या होती है कि एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब वो जॉइंट ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि जॉइंट ऑपरेशन में बेसिकली आपका क्या आता है इसमें कि तीन कंपनियां मिला के एक ऑपरेशन चला रही हैं, मतलब कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीन कंपनियां मिला के एक ऑपरेशन चला रही है। मान लो ऑयल गैस कंपनी चला रही है, कुछ भी कोई भी बड़े लेवल की काम मतलब ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तीन कंपनियां मिलके। मान लो ए के पास शेयर है 40%, बी का है 40% और सी का है 20%, ठीक है। अब सी चाहता है अपना शेयर बेचना, कि मैं अपना शेयर बेच दूँ, तो इस केस में क्या है, अगर सी अपना शेयर बेच रहा है, मान लो सी का शेयर मान लो सी का 50% शेयर ए खरीद लेता है, तो इस केस में ए क्या होगा, एक्वायरर, और सी क्या होगा, एक्वायरी, ठीक है। 50% शेयर ए ले रहा है तो ये अपनी बुक्स में वही अकाउंटिंग करेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली, कौन से में, सिंपल बिजनेस कॉम्बिनेशन, नॉट कॉमन कंट्रोल। इस केस में कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट नहीं आएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन सिंपल वाली लगेगी। इस पर लेकर एसेट्स ले लेगा, लायबिलिटीज़ ले लेगा, किसकी, सी कंपनी की, किस पे लेगा, फेयर वैल्यू पे लेगा, टू पीसी जो भी पीसी पे कर रहा है, टू आपका इसमें क्या आ जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस गुडविल, वरना क्या आ जाएगा आपका इसमें गेन ऑन परचेज, टू एनसीआई, जितना उसने शेयर नहीं लिया वो आपका आ जाएगा। किस में जाएगी, सिंपल अकाउंटिंग जाएगी, कॉमन कंट्रोल वाली नहीं जाएगी, ठीक है। एक्वायरर ये हो जाएगा, एक्वायरी आपका ये हो जाएगा, सी। क्लियर। तो इसमें आपका फेयर वैल्यू पे लेना है, और सॉरी इसमें एनसीआई नहीं होता, इस केस में क्या होता है, एनसीआई नहीं होता, बट इसमें जो आप एसेट लायबिलिटी लोगे ना वो भी आप उतना ही लोगे जितना आपने शेयर लिया है। दैट मीन आप 50% लिए तो आप 50% एसेट लायबिलिटी लोगे, तो पीसीपी 50% का ही हो गया, इसमें एनसीआई नहीं आता। इस केस में एनसीआई नहीं होता, जो जॉइंट ऑपरेशन होता है जब आप 50% ले रहे हो अगर दूसरी कंपनी का, तो एसेट लायबिलिटीज़ लोगे, वो भी किस पे लोगे, 50% पे लोगे, फेयर वैल्यू पर, ठीक है। टू पीसी जितना पीसी पे कर रहे हो, इस केस में एनसीआई आपका नहीं होता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एसेट एक्वायर करी है या हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है। वो कहता है कि एक ना कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट होता है, आप वो टेस्ट चेक करके देखो कि उससे पता चलेगा कि एसेट एक्वायर हुई है या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जितना भी पीसी पे कर रहे हो वो, ठीक है, प्लस एनसीआई का बैलेंस, एनसीआई का फेयर वैल्यू बैलेंस,
प्लस प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी बुक्स में है वो, मतलब ताकि टोटल हमारा जितना भी हम पीसी में लेते हैं प्लस इसमें गेन ऑन रीमेजरमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल पीसी प्लस एनसीआई, ये आप वैल्यू ले लोगे। इसमें से आप माइनस कर दो लाइबिलिटीज़, ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू आपने ली थी, ठीक है, जो भी आप वहाँ से एक्वायर कर रहे हो, आप एंट्री क्या करते हो, एसेट टू लाइबिलिटी टू पीसी टू एनसीआई। पीसी में सब पार्ट आ जाता है इसका। तो हमने देखना है कि हम जो चीज़ ले रहे हैं, जो भी हम पीसी पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें हम देख रहे हैं सिर्फ अगर हम एसेट एक्वायर करते हैं हम कितना पे करते हैं। तो अब आपका इसके अंदर तो पीसी के अंदर सब कुछ है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, मतलब जितना भी आप नेट ले रहे हो उनसे कंपनी से वो सब इसमें आ रहा है पीसी में। तो हम लाइबिलिटीज इसमें क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। हम क्या करेंगे इसमें लाइबिलिटी ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता लग पाए कि सिर्फ एसेट के लिए अगर हम करते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ता। अभी ये तो पीसी प्लस लाइबिलिटी आपने कर दिया, ये आपके पास जो वैल्यू आएगी, अब ये वैल्यू आपने मतलब सिर्फ एसेट के लिए पे करनी होगी, ठीक है। अब इसके अंदर कैश बैलेंस भी होगा, कैश भी माइनस कर दो। मान लो ये वैल्यू आती है 1.5 लाख रुपये कि मतलब एसेट के लिए आप इतना पे करते हैं 1.5 लाख रुपये। बट अब मान लो आपकी बुक्स में जो आपने एसेट्स एक्वायर करी हैं उसमें से कोई एक एसेट है मेजर वैल्यू जिसकी है मान लो 1,40,000, किसी एक वैल्यू एसेट की है 1,40,000 मेजर वैल्यू। तो अब 1,40,000 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख अगर हम करते हैं, दैट मीन्स 93% तो आपने ये जो पैसा आप पे कर रहे हो एसेट के लिए, 93% तो आप सिर्फ इस एसेट के लिए पे कर रहे हो मेनली। इसका मतलब क्या है कि ये एसेट एक्विजिशन है, ना कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है। जब अगर टेस्ट मेट हो जाए, जो भी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, या यूजुअल का परसेंटेज 90% हम लेते हैं, ठीक है, अगर वो 90% से ऊपर जा रहा है दैट मीन्स आप एसेट एक्वायर कर रहे हो, अगर उससे कम जा रहा है दैट मीन्स आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो। अब निकालना कैसे, जो भी आप पीसी पे कर रहे हो, ये तो आप नेट एसेट माइनस लाइबिलिटी के लिए कर रहे हो ना पीसी पे, प्लस इसमें लाइबिलिटी कर दो कि अगर आप सिर्फ एसेट्स लेते तो आप इस वैल्यू पे लेते, इसमें से कैश माइनस कर दिया तो मतलब ये आप सिर्फ एसेट्स के लिए पे करते, जिसमें से आप मेनली एक एसेट ही परचेज कर रहे हो। तो टेस्ट मेट हो गया, तो ये एसेट एक्विजिशन है। अब एसेट एक्विजिशन केस में आप एज पर इंडिया से उसकी अकाउंटिंग करते हो। जो आपकी अगर पीपी की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो इंडेस 16 लगेगा। इंटेंजिबल की बात करें तो इंडेस 38 लगेगा। उस हिसाब से आप एंट्री करते हो। और जब भी आप एसेट एक्वायर करते हो तो जितना भी आप उनको बैंक से पेमेंट कर रहे हो वो और आपकी एसेट यहाँ पे बुक्स में आ जाएगी, इस पे फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे। मान लो आप टोटल 10 लाख रुपए दे रहे हो और 2 एसेट्स ले रहे हो, ठीक है, दोनों एसेट्स की आपको फेयर वैल्यू दे रखी है। एक लैंड है आपकी उसमें से 8 लाख की, और मान लो आपका उसमें से आप एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ले रहे हो जो कि है 5 लाख की फेयर वैल्यू। बट आप पे तो मतलब ऐसे ही कर रहे हो 10 लाख रुपए, मतलब मर्ज करके आप पे कर रहे हो 10 लाख रुपए, जिसकी फेयर वैल्यू लैंड की 8 लाख है, पीपी 5 लाख है। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे लैंड डेबिट पीपी डेबिट टू बैंक, लैंड डेबिट पीपी डेबिट टू बैंक। बैंक से 10 लाख चले गए। अभी जो 8 लाख और 5 लाख है इसको 10 लाख में आपको करना है। फेयर वैल्यू की रेशो में लोगे 8 लाख डिवाइड बाई 13 लाख इंटू 10 लाख, एंड 8 लाख डिवाइड बाई 13 लाख इंटू 10 लाख। इसको इस रेशो में आप डिवाइड कर दोगे 10 लाख, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। और आपका क्या कहते हैं, इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है परचेज करते टाइम, वो सब आपका इसी में कैपिटलाइज होगा, एसेट में ही। अलग से हम एक्सपेंस को P&L में नहीं लेकर जाएंगे जैसे उसमें लेके जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंड AS 103 की बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री कैसे करते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंपल बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक होता है रिवर्स एक्विजिशन वाला, एक होता है कॉमन कंट्रोल। अगर एसेट लाइबिलिटी की बात करूँ तो किस पे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू पे। रिवर्स एक्विजिशन में फेयर वैल्यू पे। इस पे बात करूँ तो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। कॉमन कंट्रोल है तो रिजर्व्स आएंगे बुक वैल्यू पे, ठीक है, इस पे ये रिजर्व्स नहीं आते। पीसी की बात करें, पीसी सब में सेम ही चलता है जैसे निकलता है, ठीक है। एनसीआई की बात करें, एनसीआई इसमें भी होगा, रिवर्स एक्विजिशन में नहीं होगा आपका एनसीआई, सीसी में भी एनसीआई नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस एंड कॉमन कंट्रोल। अगर डी मर्जर का केस है तो उसमें रिजर्व्स आप नहीं लोगे, तब रिजर्व्स नहीं लोगे, कोई डी मर्जर हो रहा है तो कंपनी रिजर्व्स अपने पास ही रखेगी, सिर्फ डिवीजन डी मर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये आपका इंड AS 103 का सारा। और अगर आपको कभी पीसी क्वेश्चन में ना दिया हो कि पीसी क्या पे हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जो भी नेट एसेट्स आपने लिए हैं दैट मीन्स एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ जो भी आप ले रहे हो उसी वैल्यू को आप पीसी समझ लोगे, ठीक है, अगर पीसी ना दिया हो, कोई डिटेल ना दी हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंड AS 103 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।